एपिसोड 27। अभिमन्यु ठाकुर और नित्या। अब तक। तभी उसे एकदम से याद आया, ये वो सैलून नहीं है जहां वो जाने वाली थी और जिसका उसने अपॉइंटमेंट लिया था। ये तो कोई एवरेज सा सैलून दिख रहा है, अंदर जाकर देखना होगा। ये कहकर वो जल्दी से कार से उतरी और सैलून के अंदर जाने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। क्या मैडम कहाँ चली? अपॉइंटमेंट के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? ये कोई ऑफिस नहीं है, बस एक सैलून ही तो है। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? मन में अब तो इसके अंदर जरूर कोई गड़बड़ है, वरना देखने में नॉर्मल सा सैलून, लेकिन अंदर जाने पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स। अब आगे ऐसे तो ये अंदर जाने नहीं देंगे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। ओह, अब मेरा क्या होगा? कौन मुझसे शादी करेगा? एक तो मैं इतनी काली और ऊपर से ये निकले हुए दांत और आंखों पर भी बैटरी चढ़ी हुई है और जेब में इतने पैसे भी नहीं कि अपना हुलिया सुधरवा लूं। बड़ी मुश्किल से इस सैलून के पास आई तो अब आप भैया लोग भी मेरी बदसूरत शकल देखकर रोक रहे हो। मेरी क्या गलती जो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? वो माथा पीटते हुए वही पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गई और उसने अपना सर पकड़ लिया जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड दिखने में गुंडे जैसा था, लेकिन आर्या की एक्टिंग इतनी जोरदार थी कि वो भी पिघल गया और जल्दी से पानी की बोतल देते हुए बोला, देखो, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी अपनी मैडम से बात करके आता हूँ, अगर वो फ्री हुई तो तुम्हें जरूर सुंदर बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड चला गया। वहीं आर्या उसे जाते देख डेविल की तरह हंसी और उसने अपनी गुथी हुई चोटी को अपने स्टाइल में पीछे की तरफ झटक दिया। दो गहरी नजरें उसका सारा ड्रामा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। आर्क ने कहा, बॉस, ये मिस ठाकुर क्या करने की सोच रही है? देखो, सब पता चल जाएगा। उसने बस इतना ही कहा। चलो, हमारी मैडम मान गई है। जिसे सुनकर आर्या भी उठ गई, लेकिन तभी उसने सोचा, ओ गॉड, मैंने तो अपना भेष बदला हुआ है। जब वो मेरा मेकओवर करेगी तो उसे तो शक हो जाएगा। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे दोबारा सिक्योरिटी गार्ड आवाज सुनाई दी, अब खड़ी क्यों हो? जल्दी चलो, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, आर्या होश में आई और उसने जल्दी सर हिलाकर कहा और उसके साथ सैलून के अंदर चली गई। वहीं दूर खड़ी कार में बैठे आनिक्य की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने अपने बराबर में बैठे मास्क वाले आदमी को देखा। वो आदमी अपनी बोहे उचकाकर बोला, क्या? आनिक्य ने उसे घूरा तो वो मुस्कुराकर बोला, तो राणावत साहब को आखिर उनकी एक पागल दीवानी की चिंता हो रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। मास्क पहने आदमी हार मानकर बोला, ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे भी उसकी फिक्र है, आखिर वो अपने यार के बहन है, साथ ही मेरी भी बहन जैसी है। ये कहकर वो कार से निकला और तेजी से हवा की रफ्तार से गायब हो गया। मास्टर, मैं भी जा सकता था, आपने उन्हें क्यों भेजा? आर्क ने पूछा। जल्दी पता चल जाएगा, आनिक्य ठंडे लहजे में बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। वहीं सैलून के अंदर जैसे ही आर्या अंदर गई तो इंटीरियर देखकर चौंक गई। बाहर से तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर उससे भी बदतर है। ये मधु सहगल ऐसी जगह क्यों आएगी? आर्या को इस जगह से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो तिरछी नजरों से यहाँ वहाँ देखने लगी कि कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है और जिसके जरिए कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड उसे एक रूम में ले गया। जब वो अंदर आई तो उसने एक लेडी को देखा जिसने जड़ी हुई साड़ी, बड़े बड़े हार, बालों में गजरा और चेहरे मेकअप से पुता हुआ। वो औरत ना ज्यादा मोटी थी और ना ज्यादा पतली,
उसे देखते ही आर्या की भवें सिकुड़ गई और उसे अचानक से ऐसा लगने लगा कि बिना किसी तैयारी के यहाँ आकर कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। यही आवाज उसके दिमाग में घूमने लगा। मैडम, लड़की आ गई है, अब चलता हूँ, ये कहकर वो बाहर चला गया और जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। आर्या ने उसी तरह ना समझ और मासूम नहीं रही। उसके कानों ने हल्के से बंद हुए दरवाजे और लॉक लगने की आवाज साफ सुनाई दे गई थी। उसकी हियरिंग पावर आम लोगों से ज्यादा बेहतर थी, इसलिए दूर की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे जाती थी। वो औरत मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके गोल गोल चक्कर लगाने लगी। सांवला रंग, निकले हुए दांत, बड़े बड़े गोल चश्मे, तेल की हुई लंबी चोटी और दुबला पतला शरीर। तो तुम्हें अपना रूप बदलना है? उस औरत ने आर्या का मजाक उड़ाते हुए पूछा। जी मैडम, उसने भी डरते हुए जवाब दिया। वो ऐसे दिखा रही थी कि वो उसकी नजरों से असहज है, जो कि गांव की लड़की होने के नाते स्वाभाविक था। अगर वो बोल्ड बनी रहती तो किसी को भी उस पर शक हो जाता। ठीक है, मेरे साथ आओ, वहां तुम्हें एक अलग ही औरत में बदल देंगे जो किसी से नहीं डरेगी, एकदम निडर, और निडर औरत की खूबसूरती तो अमूल्य होती है। ये कहकर वो उसी रूम से ज्वाइन कॉरिडोर से होते हुए गुजरने लगी। आर्या भी इसके पीछे जाने लगी। उससे पहले ही उसने अपने सूट के गले में लगे बटन में एक हिडन मिनी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। उसने सोचा, अगर ये जाल भी हुआ फिर भी ये मुझे मेरी मंजिल तक जाने से रोक नहीं सकता। कॉरिडोर से फिर एक कमरा, उसके बाद बेसमेंट, और बेसमेंट के दूसरे हिस्से में आकर आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, हम आ गए। यही तुम्हें एकदम बदल दिया जाएगा। बदसूरत से सुंदर हो जाओगी और पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ नौकरी करनी होगी। कैसी नौकरी? उसने ना समझ बनते हुए पूछा। वो औरत मुस्कुराई और बोली, ज्यादा कुछ नहीं, जैसे होटल में वेट्रेस सबका ऑर्डर लेती है और उन्हें सर्व करती है, उसी तरह तुम्हें भी करना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े और अलग अलग देश से क्लाइंट आते हैं, तुम्हें उन्हें खाना ड्रिंक देना होगा। अगर वो तुम्हारी सर्विस से खुश हुए तो तुम्हें माला माल होते देर नहीं लगेगी। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया? चलो पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम मीना है और मैं ही तुम जैसी बेसहारा और मजबूर लड़कियों की जॉब लगवाती हूँ। जी, मेरा नाम चांदनी है। ये कहकर उसने शर्माकर नजरें झुका ली। वहीं वो औरत जिसने अपना नाम मीना बताया हल्की सी हंसी और बोली, शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद तुम सच में चांद जैसी सुंदर हो जाओगी और ये मेरा वादा है। आर्या ने फेक स्माइल कर दी। उसका सर चकरा रहा था क्योंकि जिस जगह वो थी वहां हार्ड परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिससे उसका सर भारी हो रहा था। अचानक आर्या को कुछ समझ आया और खुद से बोली, डैम इट, ये स्मेल तो ड्रग जैसी है, जिसका असर मेरे सर पर धीरे धीरे हो रहा है। अब क्या करूं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर ये औरत जाने का नाम ही नहीं ले रही। तभी उसे सिस्टम की याद आई और उसने उसे पुकारा। जी बॉस, आप सही है, ये ड्रग ही है और ये जगह वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए है। यहाँ अक्सर नई लड़कियों को लाया जाता है और उनके ऊपर बोली लगती है। मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती हूँ? उसने बिना देरी के मुद्दे की बात की। एक ही रास्ता है, आपको यहाँ से भागना होगा। आर्या की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिस काम के लिए वो आई थी वो हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही वो यहाँ फंस गई। आर्या आसपास देखने लगी कि कुछ मिल जाए और उसे मिल ही गया और तेजी से आगे बढ़ी। मीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके सर से खून बहने लगा। लड़कियों को फंसाएगी। तेरी सबसे बड़ी गलती थी कि को मुझे फंसाने का सोचा।
यही वजह है कि तुमने अर्यांशी ठाकुर को ये करने पर उकसाया और मजबूर कर दिया कि अब वो भी तुम सबको औकात दिखा सके। उसने रोड को साइड में बिना आवाज के रखा और तेजी से उसी रास्ते की तरफ लौटने लगी जहां से आई थी। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है जिससे उसे सब कुछ आसानी से याद रह जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु ठाकुर नित्या के विला पर पहुंच गए थे। उन्हें आता देख विला का पुराना ऑनर मुस्कुराकर बोला, साहब अच्छा हुआ जो आप आ गए, मैडम काफी परेशान लग रही थी। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु का खिला चेहरा गंभीर हो गया और उनसे बोला, आपकी मैम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मिस्टर ठाकुर। उनके पीछे से एक मीठी आवाज आई और उसके बाद हील की आवाज, चलने की आहट और सबसे जरूरी फेस की चमक। नित्या को अपने सामने देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। वह उसी तरह उनके पास चलकर आ रही थी जैसे शादी के बाद आया करती थी। वो उन यादों में चला गया। उन्हें लग रहा था कि कल ही बात थी जब वो मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लेती थी और उनके सीने से लग जाती थी। आप यहाँ क्यों आए? घर पर बच्चे अकेले होंगे। मैं वैसे भी कल आने ही वाली थी अपने बच्चों से मिलने। अब क्या घर आए मेहमान का ऐसे स्वागत होगा? उसने प्लेट में रखे पोहे को देखा। नित्या ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने कहा, आप भी बैठ जाइए। उसके बाद नाश्ते में पोहा परोसते हुए, ये मैंने अपने लिए पहले ही बना लिया था, इसलिए अब यही खाना होगा वरना वेस्ट हो जाएगा। अभिमन्यु ने सर हिलाया। उसके बाद वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगी कि तभी एक पॉइंट पर उसने कहा, नित्या मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि बेटी के प्यार में अंधे होकर मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। अब से कोई भी, मैं खुद भी अपने परिवार नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पहले नाश्ता कीजिए, उसके बाद मुझे काम है, हम बाद में काम करते हैं। वही इंदौर के एक एवरेज सैलून, जहां ज्यादा कोई रहता नहीं है, इसलिए वो उसकी आड़ में लड़कियों की तस्करी का धंधा चला रहे थे। अभी आर्या ने सब कुछ पता नहीं की था, लेकिन वो समझ गई थी कि ये जगह कैसी है। वो अभी निकल ही रही थी कि अचानक से सामने बहुत सारे गुंडे आ गए और उनके सामने खड़ी औरत को देखकर आर्या के कदम रुक गए। वो एकटक उसे घूरने लगी। एपिसोड 28, मधु सिन्हा और आर्या आमने सामने। अब तक वही इंदौर के एक एवरेज सैलून, जहां ज्यादा कोई रहता नहीं है, इसलिए वो उसकी आड़ में लड़कियों की तस्करी का धंधा चला रहे थे। अभी आर्या ने सब कुछ पता नहीं की था, लेकिन वो समझ गई थी कि ये जगह कैसी है। वो अभी निकल ही रही थी कि अचानक से सामने बहुत सारे गुंडे आ गए और उनके सामने खड़ी औरत को देखकर आर्या के कदम रुक गए। वो एकटक उसे घूरने लगी। अब आगे तुम। सामने खड़ी औरत के मुंह से हैरानी से निकला और वो गुस्से से दांत पीसकर बोली, मतलब तुम कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हो क्या? तुम्हें अभी भी शक है? आर्या ने बेधड़क उसके मुंह पर एक शातिर स्माइल के साथ जवाब दिया। मधु सहगल उसे इतना शांत और अभी भी घमंड से बात करता देख बुरी तरह से चिढ़ गई। सच सच बता, किसने भेजा है तुझे? बता देगी तो जाने दूंगी, वरना आज तक जो भी लड़की यहाँ आई है वो वापस नहीं जा पाई। मधु ने धमकी देते हुए कहा। क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा है? तुमने कहा और मैंने मान लिया, क्या मजाक है? सच तो ये है कि तू अपने दुश्मन का नाम जानकर भी मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे बारे में इतना बड़ा राज जो जान गई हूँ कि कैसे एक शरीफ घर की बेटी चंद पैसों के लिए दूसरी औरत और लड़कियों को बेचती है। ना उम्र का लिहाज और ना कोई उसूल, बस उन्हें एक सामान की तरह उठाकर हर किसी के कमरे में डाल देती है। बहुत समझदार हो तुम, इतनी ही दी में मेरा सारा बिजनेस समझ लिया। मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। मधु ने उसे लालच देने के लिए कहा। ऐसा पैसा तुम्हें ही मुबारक।
मैं तुम्हारे जैसे खुद पर ये कलंक नहीं लगाऊंगी कि एक औरत होकर मैं दूसरी औरत की इज्जत का सौदा करती हूँ। अब आर्या की आवाज हद से ज्यादा ठंडी हो गई थी, जिसे सुनकर मधु को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी। उसका शरीर बिना नियंत्रण के कांपने लगा। उसने खुद को काबू में करने के लिए अपने नाखून कलाई में गड़ाए, जिससे वो होश में आई और उसका दिमाग काम करने लगा। पकड़ो इसे और उन्हीं लड़कियों के साथ डाल दो। ये यहाँ से किसी भी कीमत में जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो तुम लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। अपनी मालकिन का ऑर्डर सुनकर हट्टे कट्टे गुंडे आर्या की तरफ बढ़ गए। वहीं आर्या किसी सोच में गुम थी। उसे एहसास था कि वो चारों तरफ से घिरी है और बंदूक की नोक पर है। अगर उसने हिलने की भी कोशिश की तो ये लोग गोली चलाने में देर नहीं करेंगे। सिस्टम, चारों तरफ स्कैन करो और मुझे बताओ कि इन गुंडों के अलावा भी कोई खतरा है। सिस्टम से रोबोटिक आवाज आई। यस बॉस। स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। उसके 1 मिनट के अंदर फिर से आवाज आई। स्कैनिंग कंप्लीटेड। खतरा खतरा। लेजर बीन लाइट्स। आर्या की आंखें सिकुड़ गई और वो खुद से ही बोली, ये क्या? इस जगह लेजर बीन? इसका मतलब साफ है, ये मधु अकेली इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकती। ये बस मोहरा है जो लालच के चलते इस धंधे में घुस गई, पर असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। शायद वो मुझे इस वक्त देख भी रहा हो। मुझे संभल कर रहना होगा। इन लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, नहीं तो इस सबके पीछे वाला इंसान खुद छुपा रहेगा और मुझे चोट पहुँचाने के लिए मेरी फैमिली को भी टारगेट कर सकता है। वो गहरी सोच में थी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ आते कदमों को सुन सकती थी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। जब गुंडों ने और मधु ने देखा कि वो भागने की कोशिश भी नहीं कर रही है, जिस पर मधु हंसते हुए बोली, बहुत समझदार हो। अच्छा है जो समझ गई कि यहाँ से तुम भाग नहीं पाओगी। अब मैं तुम पर थोड़ी दया कर दूंगी और उसके बाद जब तुम अपने इस शरीर से लोगों को खुश करोगी तो मैं तुम्हें अपनी खास भी बना लूंगी। यकीन करो बहुत पैसे कमाओगी, साथ में मजे भी होते रहेंगे। आर्या ने घिन से उसे देखा और गुस्से से दांत पीस लिए। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप को लाचार और बेबस दिखा रही थी। वो उन पर वही स्ट्रेटजी अपना रही थी जिसमें सामने वाले को भ्रम हो जाता है कि वो जीत गया है और ओवर कॉन्फिडेंस में सतर्कता कम कर देता है, जिससे वो जीत कर भी आखिर में हार ही जाता है। गुंडों ने उसे पकड़ लिया और वहां से कहीं ले जाने लगे। वही 2 आंखें उन्हें घूर रही थी। ये कोई और नहीं, वही मास्क पहने आदमी था जो आनिक्य के साथ कार में बैठा था। उसने सब कुछ देखा और वापस चला गया। ठाकुर कॉरपोरेशन। अभीर अपने केबिन में गुस्से में बैठा हुआ था। वही उसके सामने खड़ा असिस्टेंट डर से कांप रहा था। कैसे बॉडीगार्ड हायर किए हैं तुमने? जो मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना तो दूर, उसके पीछा भी नहीं कर सके ठीक से। मैंने तुमसे कहा था कि बेस्ट बॉडीगार्ड्स हायर करो जो मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। तुम जानते हो हमारी फैमिली के कितने दुश्मन हैं और वो बस एक मौके की तलाश में बैठे हैं। आर्या हमारे लिए सब कुछ है, उसे एक खरोच भी आती है तो दर्द हमारे पूरे परिवार को होता है, और अब तुम कह रहे हो कि उन्होंने उसे खो दिया। वो कहाँ जा सकती है? जब तक कोई खतरा नहीं होगा तब तक वो ऐसे गायब नहीं होगी। बॉस, वो सेकंड बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी से हायर किए हैं। वो उस कंपनी के बेस्ट बॉडीगार्ड है जो कि बॉक्सिंग और कई फाइटिंग मैच के विनर रह चुके हैं। चुप करो, ऐसे बेस्ट होते हैं। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद उस कंपनी के बॉडीगार्ड को और आखिर में उस सिक्योरिटी कंपनी को ही बर्बाद कर दूंगा। असिस्टेंट बस सर झुकाए सुन रहा था। वो अब उन्हें क्या बताता कि गलती उन बॉडीगार्ड की नहीं है बल्कि इनकी बहन की है, जो उनकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गई। खुद की बहन ही चालाक लोमड़ी है और बात मुझे सबक सिखाने की कर रहे हैं।
ये ही नहीं, अब तो ना कंपनी को छोड़ेंगे और ना उन बॉडीगार्ड्स .हुम अब क्या करूं? ये जल्लाद बॉस तो बहुत भड़क गए हैं, इनकी वो डेविल बहन नहीं मिली तो सबसे पहले मेरी ही शामत आएगी। ये सोचते हुए उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी से पता करो मेरी बहन कहाँ है और उसकी लोकेशन मुझे सेंड करो। अगर अगले 10 मिनट में मुझे लोकेशन नहीं मिली ना तो तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगे। वो डर गया और अपने माथे के पसीने को साफ करके हाँ में सर हिलाकर तेजी से केबिन से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक राहत की सांस ली और खुद से बोला, आज का दिन ही मनहूस है, पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखा था। खुद का ही देखा होगा आपने सर। एक लड़की की मीठी आवाज उसे अपने कान के करीब सुनाई दी। वो पलटा और सामने खड़ी लकड़ी को देखकर आंखें छोटी करके बोला, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी असिस्टेंट हो ना कि मैं तुम्हारा। उसकी बात सुनकर वो लड़की मुंह बना लेती है। अब बताओ क्या काम है? उसने पूछा। जिस पर वो लड़की बोली, अतुल सर, वो मुझे थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए थी। वो किस खुशी में मिस खुशी? अतुल ने अपनी आईब्रो उठाकर पूछा। खुशी मेहता दिखने में काफी सुंदर, बड़ी बड़ी गोल आंखें, पिंक लिप्स, चबी चीक्स, थोड़ी सी हेल्थी जो उसे बहुत ही क्यूट बनाता है। ये मेहता फैमिली की बेटी है। इनकी फैमिली रिच है लेकिन ये अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती है, इसलिए नॉर्मल जॉब करने के लिए इन्होंने ठाकुर कॉरपोरेशन में अप्लाई किया था। ये नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए आई थी लेकिन जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो अभीर उसके टैलेंट को पहचान गया और उसे सीधा अपने असिस्टेंट का असिस्टेंट बना दिया। अतुल नेगी, नेगी फैमिली का बेटा। इनका खुद का बिजनेस है लेकिन ये अभीर ठाकुर के इतने बड़े फैन हैं कि उनका सपना था उसके साथ काम करना। वैसे तो अपने बॉस को जल्लाद कहते हैं लेकिन दूसरा कोई कुछ कहे तो सुन भी नहीं सकते। हैंडसम चेहरा, काले घुंघराले बाल, डिसेंट पर्सनैलिटी। मेहता और नेगी फैमिली दोनों ही रिच फैमिली है लेकिन ठाकुर और राणावत के बराबर नहीं है। सर, वो कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं इसलिए छुट्टी चाहिए। साथ ही वो चाहते हैं कि सगाई अगले 5 दिनों में ही, तो उसकी तैयारी करने के लिए वक्त तो चाहिए, बस इसलिए थोड़े ज्यादा दिन की छुट्टी मांग रही हूँ। उसकी बात सुनकर अतुल का चेहरा काला पड़ गया और वो उसे घूरते हुए बोला, ये उम्र है तुम्हारी शादी करने की? सीधे जाकर अपने घर वालों को मना कर दो। अभी से शादी करके तुम अपने करियर को बर्बाद मत करो, आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी काम पर फोकस करो, उसके बाद तुम्हें एक रिच, सक्सेसफुल और बहुत ही हैंडसम लड़का भी मिल जाएगा। सर, आपकी बात सही है लेकिन मेरी फैमिली को कोई कैसे समझाए, वही तुले है। 3 महीनों से टाल रही हूँ लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है तो आप छुट्टी अप्रूव कर देना, नहीं तो मैं सीईओ सर से भी ले सकती हूँ। ये कहकर वो बिना अतुल को देखे अपने केबिन की तरफ चली गई। वहीं अतुल अपने बालों में हाथ फेरने लगा तभी उसका फोन बजा। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो सीरियस हो गया और कॉल अटेंड करने लगा। बात करने के बाद वो जल्दी से बिना नॉक किए सीईओ केबिन के अंदर चला गया। बॉस, आर्या मैम की लोकेशन मिल गई है, उसने जल्दी से कहा। अभीर जो बिना नॉक किए अंदर घुसने पर उस पर चिल्लाने ही वाला था, उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, कार निकालो, मैं खुद जाऊंगा। ये कहकर वो उठा और अपना ब्लेजर चेयर के पीछे से लेकर पहन लिया और केबिन से बाहर निकल गया। अतुल भी उसके पीछे जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आर्या को रस्सियों से बांधकर एक कमरे के अंदर धक्का दे दिया। वो सीधा फर्श पर जा गिरी और चीखने की आवाज के साथ दरवाजा धम से बंद हो गया।
आर्या ने सर उठाकर देखा तो वहां उसकी और उससे छोटी उम्र की कई लड़कियां थी जो अभी उसके एकदम ऐसे कमरे में आने और गिरने से चीखी थी। वो उन सभी में सबसे छोटी लग रही थी। गिरी तो मैं हूँ, आप क्यों चीखी मिस क्यूट? उसने प्यार से पूछा। वहीं उसके बदसूरत चेहरे पर उस प्यारी स्माइल को देखकर वो छोटी लड़की जो यही कोई 16 साल की होगी वो मुस्कुरा दी और बोली, दीदी आप अचानक से अंदर आकर तो मैं डर गई। आपको भी तो चोट आई होगी ना? आर्या बंधे हाथों और पैरों के ही रेंगते हुए दीवार के पास आई और उसने पैरों को उनके खिलाफ दबाया और ताकत लगाकर पूरा जोर पैरों पर लगाकर बैठ गई। सारी लड़कियां उसे ही आंखें फाड़े देख रही थी। फिर से वो छोटी लड़की बोली, दीदी अगर आपको बैठना था तो हमसे कह देती ना। आर्या मुस्कुराई और बोली, जब तक राह है तब तक चाह है। मतलब? उसने अपना सर खुजाए हुए पूछा। मतलब ये कि जब मेरे पास खुद उठने का तरीका है तो मैं क्यों ऐसा दिखाऊं कि कोई मेरी मदद करे तब मैं उठूंगी। हमें कभी भी बिना कोशिश किए दूसरे से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। क्या हुआ? जो मेरे हाथ पैर बंधे थे लेकिन मेरे हौसले बुलंद है तो पंख अपने आप लग जाते हैं। उसकी बात सुनकर वो बच्ची मुस्कुरा दी और ताली बजाकर बोली, दीदी आप तो कमाल हो। बाकी लड़कियां जो डर और घबराहट से एक कोने में पड़ी हुई थी उनमें जैसे किसी ने हिम्मत भर दी हो। वो भी बैठने की कोशिश करने लगी। एक बार में उनसे नहीं हुआ पर 2-3 बार गिरने के बाद आखिर में वो भी बैठ ही गई। बैठते ही उनके चेहरे नई उमंग से चमक उठे। छोटी लड़की भी बैठ गई। वो एक ही बार में बैठ गई थी क्योंकि उसने आर्या के एक एक मूव को बहुत अच्छी तरह से देखा था। आर्या उसे इतनी जल्दी बस एक बार देखने से सीखता देख मुस्कुरा उठी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, यू आर वेरी टैलेंटेड। अपनी तारीफ सुनकर वो लकड़ी मुस्कुरा उठी। फिर आर्या ने सभी लड़कियों को देखकर कहा, लोग ऐसे ही कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग घुटनों में होते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि अगर एक लड़की या औरत अपने पर आ जाए तो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। सभी लड़कियों ने असमंजस में उसे देखा तो वो आगे बोली, जैसे कोशिश करने से तुम सब भी जमीन से उठकर बिना किसी सहारे के उठकर बैठ गई उसी तरह तुम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा और इस कैद से बाहर निकलना होगा। बोलो क्या? तुम सब मेरा साथ दोगी? उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गई और एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरे पर जो चमक आई थी वो डर में बदल गई। तभी वो छोटी लड़की बोली, दीदी मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मुझे आगे पढ़ना है और अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देने है, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। आर्या ने उसके सर को सहलाया और कहा, हम बाहर जरूर निकलेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी बातों में सच्चाई और भरोसा इतना था कि सभी लड़कियों के अंदर भी हिम्मत आ गई और एक उम्मीद फिर से अपने घर जाने की और अपने परिवार से मिलने की। हम भी आपके साथ है दीदी, सभी के एक साथ कहा जिस पर आर्या की आंखें चमक उठी और वो उनसे बोली, ठीक है अब सबसे पहले मैं तुम सब की रस्सियां खोलूंगी। ऐसे ही हम एक दूसरे को आजाद करेंगे। ये कहकर उसने छोटी लड़की को घुमाया और उसकी रस्सियां खोलने लगी। उसी की तरह बाकी लड़कियां भी अपने बंधे हाथों से अपनी बगल वाली लकड़ी के हाथ खोलने लगे। कुछ ही देर में सबके हाथ खुल गए और उन्होंने अपने अपने पैरों को भी रिहा कर दिया। आर्या ने उसके बाद सिस्टम से बात की, कुछ करो और उन लेजर बीन वाली मशीन को हैक कर लो जिससे हम यहाँ से बाहर निकल पाए। जी बॉस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है जल्दी से हैक करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सिस्टम एडमिन ने वहां के सभी सिस्टम को छेड़ दिया और आखिरकार उसे सही सिस्टम मिल गया जिससे वो लेजर बीम को हैक कर सके। सिस्टम ने हैक करना शुरू कर दिया।
तब तक आर्या उन सभी को अपना प्लेन समझाने लगी, लेकिन उसकी नज़र यहाँ वहाँ घूम रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे गुस्से से घूर रहा है। लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर सर झटक दिया और उन्हें आगे का प्लेन समझाने लगी।